अच्छा तो जनाब आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी करने के लिए हमारे पास ए लेवल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी ओ लेवल्स प्रोबेबिलिटी की या आईजीसीएसई अगर आपने किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की। तो वो अक्सर और बेशतर हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो ये भूल जाते हैं, और तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि यार ये तो एग्जैक्टली आपके पास रिमेंबर ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो फिर मैं उसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे फर्दर ऑन सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये हो रही है रिकॉर्डिंग पर मीट पे नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल ये बताओ था कि भाई प्रोबेबिलिटी को रिकॉल करेंगे। प्रोबेबिलिटी को रिकॉल करने के लिए हमें पहले याद होगा प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ा करते थे वो हमारे पास हुआ करता था फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल यानी कि ये होते थे एग्जैक्टली आपके पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा अब इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब इस फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम से सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें दूसरा दिमाग भी चलाना पड़ता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये तो बेसिक एक फॉर्मूला है जिसके अंदर आप इसकी बात करते हैं। मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन से आपको रिकॉल करवाता हूँ। जैसे एक बैग है मेरे पास, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लू बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू पिकिंग आउट नो ब्लू बॉल इन 2 अटेम्प्ट्स। यानी कि 2 अटेम्प्ट्स के अंदर आप जो है वो ब्लू बॉल पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट जो है वो मेरे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा मैंने एग्जैक्टली वही सवाल को डिस्कस किया है जिस तरह का सवाल हमें इम्पोर्टेंटली हमें मिलेगा पेपर के अंदर, लेकिन वो एक दूसरी शिफ्ट में मिलेगा। तो अब ज़रा इसको रिकॉल करते हैं कि यार अगर मुझे 2 बॉल्स पिक करनी है और मैं दोनों बॉल्स को पिक करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो बॉल है वो दोनों अटेम्प्ट के अंदर मेरे पास ब्लू नहीं होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहली बॉल पिक करूंगा तो उसको मैं बॉल से बाहर रख दूंगा बैग से और फिर अगली बॉल पिक करूंगा। तो अगर पहली बॉल मेरी ब्लू नहीं है तो रेड होगी डेफिनेटली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। मैंने उसकी बॉल उठा के बाहर रख दी और अब जो अगली बॉल उठाऊंगा वो भी ब्लू नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्लू नहीं होगी तो अब मेरे पास जो बॉल पड़ी हुई होंगी वो रेड ही होंगी और रेड की क्वांटिटी होगी 3 और टोटल आउटकम जो होंगे वो 6 होंगे। और ये जो अटेम्प्ट आपको आंसर देगा वो होगा 12/42 और 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, दैट विल बी 2/7। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। और विद रिप्लेसमेंट में अगर होता सवाल तो विद रिप्लेसमेंट में आप किस तरह करते कि वो आपसे कहता है कि भाई पहली बॉल 4/7 होती है और अगली भी 4/7 होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो बॉल आपने पिक की है उसको उठा के आप वापस बैग में डाल देते और फिर दूसरी बॉल पिक करते। 4 4 द 16 और 7 7 द 49, ये विद रिप्लेसमेंट में होता था और ये विदाउट रिप्लेसमेंट में होता था ऊपर वाला। इसके अलावा और क्या काम हम करते थे? इसके अलावा हम ये भी करते थे कि किसी भी इवेंट की अकरिंग और नॉट अकरिंग को भी फिगर आउट कर सकते थे। जैसे कि दुनिया में हर मौजूदा इवेंट, इवेंट क्या चीज़ होती है भाई? इवेंट आप समझ लीजिए कि मैथ्स की लैंग्वेज में इवेंट का मतलब होता है एनी वर्क, एनी फिजिकल वर्क विच कैन बी डन। मतलब जैसे कि आपका स्कूल आना, ईरान और अमेरिका का जंग होना या ना होना, एक फिजिकल इवेंट्स है ना सारे, ये सारे के सारे एक इवेंट्स हैं। तो इन इवेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। देखो इवेंट किसी भी इवेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। इन इवेंट्स की क्या बात करें, किसी भी इवेंट में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है उसकी अकरिंग और दूसरी चीज़ होती है उसकी नॉट अकरिंग। या तो वो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी भी इवेंट के अंदर अकरिंग जब होती है और प्लस उसकी नॉट अकरिंग जो होती है, इन दोनों का सम अप जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अकरिंग और नॉट अकरिंग का सम हमेशा किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। ये एक बेसिक थीम होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस को थ्रो किया
और डाइस थ्रो करने के बाद मैंने कहा यार मेरे पास एक डाइस को थ्रो करने के बाद अगर 5 आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 5 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/6, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं यार, अगर मैंने डाइस थ्रो किया और 5 ना आए, तो अगर 5 के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो आप दूसरे अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 5/6, यानी कि ये उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर घर से निकलूँगा कोचिंग जाने के लिए, तो उसके चांसेस हैं 0.7%, और 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी है घर से निकल के कोचिंग जाने की। और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 या 0.2। और अब मुझे पहुंचना है कोचिंग तक, तो कोचिंग तक पहुंचने के लिए मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को ब्रेक करता हूँ, ठीक है। और मैं एक अजम्पशन बनाता हूँ चार्ट के ऊपर। मैंने कहा भाई, मैंने आपको 2 अजम्पशंस दी। मैंने कहा भाई कि मैं कोचिंग के लिए निकलूंगा और मेरा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा आउट है ना, यानी कि यहाँ तो इस वक्त मैं घर से निकल रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी होगी कि मैं घर से जाऊँ या ना जाऊँ, और मेरे पास रास्ते में एक्सीडेंट अकर करे और यहाँ फिर एक्सीडेंट अकर ना करे। 2 डिफरेंट अजम्पशंस के साथ मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी बना ली, ठीक है। अब मेरा वही स्टेटमेंट दोबारा से कि मैं जब कोचिंग के लिए निकलता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 0.7 है, तो मैंने उसको लिख लिया 0.7। और अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, सही है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये ट्री डायग्राम के थ्रू फिगर आउट करना है। तो ट्री डायग्राम के ऊपर हमारे पास क्या होता था वो लेवल्स में, कि अगर कोई एक प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ होती थी तो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी यानी कि इन दोनों का सम हमेशा 1 होता था। तो मैं 1 में से 0.7 को माइनस करूंगा तो इट विल बी 0.3। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी असम्पशन के अंदर मेरे पास एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, और यहाँ पे ना होने की जो है वो 0.8 हो जाएगी, और यहाँ भी ना होने की 0.8 हो जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी अंजिला बोले। तो गलती से हाथ उठा दिया। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं कोचिंग के लिए निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो कोचिंग के लिए निकला और एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये मेरी एक पूरी ब्रांच है। तो अगर मैं इस इवेंट को जानना चाहता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे 0.7 इंटू 0.2 करना होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं कोचिंग के लिए निकला और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो उस वक्त इस इवेंट को जानने के लिए मुझे 0.7 इंटू 0.8 करना होगा, सही। सेम इसी तरीके से मैं कोचिंग के लिए निकला, नहीं निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया, ओहो, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी जानने के लिए मुझे 0.3 इंटू 0.2 करना होगा। और अगर मैं निकला, नहीं निकला और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे 0.3 इंटू 0.8 को करना होगा, ठीक है। इससे मेरी एक अजम्प्टेड ब्रांच की प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। ठीक हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये एक बेसिक प्रोबेबिलिटीज थी जो आप ओ लेवल्स पे करके आए थे, ऐसे ही। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो आगे की फर्दर ऑन चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, इवेंट्स का अकर करना वो कभी-कभी आपके पास एक केस होता है डिपेंडेंट और एक केस होता है इंडिपेंडेंट, कि वो कभी-कभी आपके पास इवेंट जो भी अकर करते हैं वो डिपेंडेंट या कभी इंडिपेंडेंट होते हैं। वैसे तो सवाल जो एग्जामिनर आपसे पूछता है वो ऑलमोस्ट तमाम प्रोबेबिलिटीज के अंदर वो आपसे पूछता है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन पूछता है भाई इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का। वो पूछता है कि भाई आपकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो वो कैसे करते हैं हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, समझा दूं। एक बात याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये पॉसिबिलिटी दोनों साइड के ऊपर एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, मतलब यही चेक करना होता है इंडिपेंडेंट के अंदर कि ए और बी के कोई साथ में एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये साथ एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको ज़्यादा समझना ज़्यादा आसान होता है, हमारे पास वेन डायग्राम से एक वेन डायग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ। उस वेन डायग्राम के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को ही प्लेस कर रहा हूँ। और मुझे इंडिपेंडेंसी प्रोबेबिलिटी की चेक करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक इवेंट ए है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है टोटल वो 0.6 है। ये एक इवेंट बी है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास वो टोटल 0.4 है। और ये इनका इंटरसेक्शन इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.2। सही। अब अगर मुझे पहली डायग्राम के ऊपर अपना इंडिपेंडेंसी को चेक करना है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो 0.24 मेरे पास आ रही है और ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी वो 0.6 है और बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 0.24 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गई, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ऐसा होता मेरे पास कि फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.1 होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.5 होती और इन दोनों की अकरिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 होती। तो उस वक्त मैं अपने फॉर्मूले को लगाता और मैं ये चेक करता कि क्या मेरे पास ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे के साथ सेम हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये 0.6 है, ये वाली 0.1 इंटू 0.5 है, तो 0.6 इंटू 0.05 हो जाएगा। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को समझने का एक और भी तरीका होता है, मतलब स्टेटमेंट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करने का। जैसे कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, आपको इवेंट भी समझ में आना चाहिए कि इवेंट क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, और एक डाइस को थ्रो करते हैं। आपने एक कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को थ्रो किया, क्या इन दोनों कामों में आपको कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? हाँ मेरा बेटा, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? डाइस को थ्रो करना, कॉइन को थ्रो करना और डाइस को थ्रो करना, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया और अगर हेड आया तो मैं डाइस थ्रो करूंगा, अगर टेल आया तो थ्रो नहीं करूंगा, एक्सपेरिमेंट दोबारा करूंगा। तो क्या ये कोई कनेक्शन है? हाँ बेटा, जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ, कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि हेड आएगा तो डाइस थ्रो किया जाएगा, अदरवाइज हेड पे, अगर टेल आया तो डाइस नहीं थ्रो किया जाएगा। तो ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी है बेटा? डिपेंडेंट, यानी कि डाइस का थ्रो करना हेड के आने पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता, मैंने आपसे पहले एक्सपेरिमेंट में कहा कि मैंने कॉइन को टॉस किया और डाइस को थ्रो कर दिया, तो अब ये दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आपको कुछ भी आ जाए आउटकम, आपने डाइस तो थ्रो करना ही है, तो इसका मतलब ये कोई कनेक्शन नहीं है। तो इट मींस इट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई बात? ये वहाँ यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी एंड हाउ वी डील विद इट। डील करने की असम्पशन मैंने यहाँ समझा दी कि आपको कैसे मिलेगा सवाल। ठीक है, सही। अच्छा, इसके बाद मतलब और किस किस तरह का सवाल आ सकता है और क्या क्या चीजें वो आपसे एग्जामिनर उसके अंदर पूछ सकता है। देखो, एक केस तो ये है जिसमें आप बात कर रहे हो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की, और एक होता है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो आपने बड़े अच्छे से दिमाग में अपने याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो एक अलग अलग मामला है ना। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर, मतलब ये जो डायग्राम मैंने इस वक्त यहाँ पे आपको बना के दिखाई है, ये बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डायग्राम है ना। ठीक है, ओ सॉरी, इंडिपेंडेंट की डायग्राम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होता है वो हमेशा आपके पास इस कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करता है कि जब भी आप उसकी बात करते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की, तो उसके अंदर आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी को आपस में ऐड करके प्रोबेबिलिटी को फिगर आउट करना होता है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होता है
वो दोनों जावियों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उप्स, ये क्या बोला? साफ समझ में आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली दोनों की अंडरस्टैंडिंग से एक्सक्लूसिव इवेंट अलग अलग इवेंट है, ठीक है। तो वो दोनों के हिसाब से बिल्कुल सेपरेट इवेंट काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई। और इसके अंदर आपको बेसिकली ये काम भी करना होता है जिसको आप कहते हो ए यूनियन बी, विच इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है मेरे बच्चों? और इसमें एक और काम की बात याद रखनी होती है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों अलग अलग इवेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस इवेंट को खासम खास कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये सवाल में आपको वो बताता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हुआ है, यानी कि या फिर आपका कंबाइन इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंसी आपको चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो सवाल में अक्सर और बेशतर हमें बता रहा होता है। उससे रिलेटेड और क्या काम होता है कि भाई अब ये एक बेसिक बेसिक चीज़ें थी प्रोबेबिलिटी की जो मैंने डिस्कस की। बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल वैसे ही है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन फॉर्मूला जो आपका है वो आपने याद रखना है, दैट इज एक्जैक्टली फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल से आपने सारे सवालों को सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने और भी दिए हैं यहाँ पे अभी इस सवाल को समझाते हुए, तो वो भी आपको आई होप समझ में आ गई होंगी कि वो काम किस तरह से किया जाता है। अब चल के देख लेते हैं कि इनके जो पास पेपर्स हैं उसमें हमें किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है।